नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया को अपनी ताकत की धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप उस चक्रव्यूह में फंसे हैं जहां वो सरेंडर मोड में आ चुके हैं और ईरान का सुपर पावर बनना तय है। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता रहा, लेकिन ईरान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप की सारी हेंकड़ निकल गई और अब ईरान वो ताकत बनता जा रहा है मिडिल ईस्ट में जिसके सामने अमेरिका भी जीरो नजर आ रहा है। ईरान के कड़े रुख और पलटवार की तैयारी ने अमेरिका के होश उड़ा दिए। नतीजा वो हुआ जिसकी कल्पना पूरी दुनिया ने नहीं की थी। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने वो सबक सिखाया कि उन्हें घुटनों के बल आना पड़ा। ट्रंप ने ना सिर्फ अपने कदम पीछे खींचे बल्कि युद्ध टालने के लिए ईरानी शर्तों पर समझौते तक के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दुनिया देख रही कैसे एक सुपर पावर अमेरिका को ईरान जैसी कमजोर ताकत के सामने भी सरेंडर करना पड़ रहा है और 50 दिन से जंग में सीज फायर की नाव पर डोलना पड़ रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत के आगे हार गया अमेरिका? आज इसी मुद्दे पर चर्चा, और चर्चा इस बात की कि क्या अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाने वाला है, जिसकी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप खुद कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट, डिटेल से बताएंगे एक एक खबर। इसके बाद करेंगे रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले ट्रंप, जो खुद को इस धरती का सबसे बड़ा सुपर पावर बताते हैं, उनकी सारी हेकड़ी, सारी अकड़ ईरान ने मिट्टी में मिला दी। वही ट्रंप जिन्होंने पूरी दुनिया को धमकाया, कभी टैरिफ का टेरर दिखाया, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, कभी वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, कभी कनाडा को हथियाने की कोशिश की, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चले ईरान की तरफ। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान वेनेजुएला नहीं, ईरान कनाडा नहीं, ईरान क्यूबा नहीं है, ईरान ईरान है। जहां सिकंदर भी फंसा, जहां चंगेज खान भी फंसा, जहां रशियंस भी फंसे, जहां ब्रिटेन भी फंसा, जहां यूएसएसआर भी फंसा, वो है ईरान। और अगर शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इतिहास को अच्छे तरीके से खंगाला होता तो शायद इतनी जल्दबाजी के साथ वो ईरान की तरफ नहीं जाते, लेकिन वो गए और आज वही ट्रंप छटपटा रहे हैं। ईरान के बुने हुए चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से निकलने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई चोक है, पूरी दुनिया में महंगाई को लेकर हाहाकार है। जिस सुपर पावर अमेरिका ने कभी झुकना नहीं सीखा था, ईरान उस अमेरिका को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर चुका है। ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर बना रहे थे, आज खुद वो मैक्सिमम प्रेशर की चपेट में है। वेस्टर्न मीडिया के सोर्स से ईरान की किन शर्तों पर ट्रंप राजी हो गए हैं, जो बात बार बार वेस्टर्न मीडिया में बताई जा रही है, वो आप समझ लीजिए। अमेरिका पाबंदियों में ढील देगा, सैंक्शंस में भी ढील दी जाएगी, ईरान को तेल पर भी ढील दी जाएगी, फिर ईरान यूरेनियम पर बातचीत शुरू कर सकता है। ईरानी फ्रीज फंड को भी छोड़ने पर राजी हो गया है अमेरिका, उस पर भी बात करेगा। गल्फ ऑफ ओमान से यूएस का नेवल ब्लॉकेड हटाया जाएगा और लेबनान युद्ध को खत्म कराने में अमेरिका ईरान की मदद करेगा। ये वो 4 शर्तें हैं जिस पर अमेरिका राजी हो चुका है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया। इसको राजीनामा नहीं कहते, इसको सरेंडर नामा कहते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटें और समझें कि ट्रंप की इस दुर्गति की शुरुआत कहां से हुई, तो तारीख मिलती है 28 फरवरी 2026, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर ईरान के खिलाफ भीषण युद्ध का ऐलान किया। करीब 900 से ज्यादा हवाई हमले सिर्फ शुरुआती 12 घंटों में किए और टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया अमेरिका ने, इंक्लूडिंग तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनी। अमेरिका बहुत उत्साहित था, इजराइल भी उत्साहित था। उनको लगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में इस युद्ध को खत्म कर देंगे। टॉप लीडरशिप के सफाई के बाद, आयतोला अली खामेनी के जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान के तख्तो-ताज पर बैठे। अमेरिका के डर की वजह से, इजराइल के डर की वजह से, और उसके बाद हम अपनी सरकार वहां बनाएंगे, जैसा अमेरिका ने, सो कॉल्ड डीप स्टेट ने, जैसा भी आप कह सकते हैं, इसको आप जैसे भी ले सकते हैं, बांग्लादेश में किया, जैसे
ये इस डीप स्टेट ने इमरान खान के साथ पाकिस्तान में किया। एक कठपुतली बिठाई शहबाज और मुनीर, और दोनों कैसे कठपुतली की तरह नाचते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। तस्वीरें आपने देखी पिछले 1.5 साल जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कमान ट्रंप ने संभाली। तो मकसद तो यही था कि ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 3 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हो पाया। कह रहे थे ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेंगे, नेतृत्व को खत्म करेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट से ईरान का टेरर खत्म कर देंगे। ट्रंप को भ्रम था कि उनकी हाईटेक मिलिट्री, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, मिसाइलें और इजराइल जैसी ताकत इस रीजन में मिलकर ईरान को 48 घंटे में मटिया मेट कर देंगे। लेकिन ना तो ईरान मटिया मेट हुआ और ना ही रिजीम चेंज हुआ, क्योंकि ट्रंप भूल गए कि ईरान कोई इराक, लीबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, कनाडा नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जो सदियों से जंग लड़ने में महारत रखता है, खासकर असिमेट्रिक वॉरफेयर। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने अपने पूरे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए। आयतोला अली खामनेई के मारे जाने के बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू कर दिया। हजारों की तादाद में ड्रोन, सुसाइड मिसाइल्स एक साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आग के गोले की तरह बरसने लगे। ट्रंप का जो भ्रम आसमान पर था, वो ईरान की पहली ही जवाबी कार्रवाई में जमीन पर गोते लगा रहा था। ईरान ने ट्रंप के किन किन मकसद को मिट्टे में मिलाया है, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। मकसद था ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाएंगे। हकीकत यह है ट्रंप अब ईरान की शर्तों पर सीजफायर करने को तैयार है। मकसद था ईरान पर हमला करके नक्शे से मिटा देंगे, भूगोल बदल देंगे। हकीकत यह है कि दोगुनी ताकत से ईरान ने पलटवार किया। मकसद सबसे प्राइम, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। अमेरिका समर्थित कोई सरकार बनाएंगे जिसको नाम देंगे कि ईरान की लोकतांत्रिक सरकार है, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार। सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार जो पाकिस्तान में चल रही है, जिस पर शहबाज और मुनीर बैठे हो, वो उसको अमेरिका इलेक्टेड गवर्नमेंट बताता है, लेकिन जबकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वही काम करना चाहते थे यहां पर। और हकीकत यह कि आयतुल्ला अली खामनेई से ज्यादा कट्टर मुश्तबा खामनेई को कमान दे दी गई। मकसद था ईरान में जनाक्रोश को भड़काएंगे, लेकिन हकीकत में जंग की वजह से ईरानी अमेरिका के खिलाफ ही एकजुट हो गए। सबसे बड़ा मकसद, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देंगे। हकीकत यह है कि परमाणु कार्यक्रम दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एनरिच यूरेनियम ढूंढ रहे हैं। दूरबीन लगाकर कहीं एनरिच यूरेनियम मिल जाए, पता नहीं ईरान ने कहां छिपाया हुआ है। मकसद था हुर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की कोशिश, जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपने हिसाब से ऑपरेट करें, वहां के ऑयल सप्लाई को ऑपरेट करें, ईरानी तेल को अपने हिसाब से ऑपरेट करें। लेकिन हकीकत यह है कि हुर्मुज तो छोड़िए, अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान में दाखिल तक नहीं हो पा रहा है। मकसद प्रोजेक्ट फ्रीडम से हुर्मुज खुलवाएंगे। हकीकत यह है कि ईरान के वर्चस्व के कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम को ही कैंसिल करना पड़ा। जंग में अमेरिकी दूतावास, उनकी मिलिट्री बेस, उनके अरबों डॉलर के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स सब ईरान के निशाने पर आ गए। जंग में अमेरिका इजराइल की मदद के लिए पूरी ताकत से कूद तो पड़ा, लेकिन बदले में जो घाव मिले उसकी टीस डोनाल्ड ट्रंप तो क्या, अमेरिका भी सालों तक नहीं भूल पाएगा। अमेरिकी और इजरायली सेना को इस युद्ध में अब तक का सबसे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। कैसे महंगी पड़ी ये लड़ाई आप देख लीजिए। इस जंग में खबर है कि 25 MQ-9 रीपर ड्रोन मारे गए। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 1250 करोड़, तो कुल की कीमत 31,250 करोड़ रुपए। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान ने मारे। एक की कीमत 835 करोड़, यानी अमेरिका को कुल नुकसान 3,340 करोड़। 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मारे गए। एक की कीमत 1,340 करोड़, 7 की कीमत 9,360 करोड़। एक E-3 सेंट्री अवैक्स, जो कि सबसे महंगा विमान था, एक की कीमत 2,250 करोड़, और इस पूरा नुकसान हुआ।
दो F-35A लाइटनिंग 2 को मारे जाने की जानकारी ईरान की तरफ से दी गई और दोनों को अगर मिला दे तो 1670 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक A-10 थंडरबोल्ट 150 करोड़ का नुकसान, दो MC-130J कमांडो 2 1840 करोड़ का नुकसान, MQ-4C ट्राइटन भी मार दिया ईरान ने, उसकी कीमत 2085 करोड़ रुपए है। और यह स्थिति तब है जब ईरान पर लगभग 50 सालों से 46-47 सालों से सैंक्शंस हैं। ईरान को टेक्नोलॉजी देने से इनकार करता है अमेरिका और पूरा यूरोप। लेकिन ईरान ने इस जंग ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि असली सुपर पावर वो नहीं जिसके पास बड़ी सेना, अत्याधुनिक हथियार और दुनिया भर के तामझाम हो। असली सुपर पावर तो वही है जिसके पास इरादे फौलादी हों, दुश्मन को पस्त करने की रणनीति हो, वो भी अचूक, और ऐसे चक्रव्यूह बना सकता हो जिसमें दुश्मन खुद ही फंस जाए। और ईरान ने यही किया। दुनिया को धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज एक कमजोर और एक कायर नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो होर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं और ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, ईरान के साथ ईरान की शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो क्या अमेरिका सरेंडर कर गया है और बिना अपने ऑब्जेक्टिव्स को लिए यहां से वापस जाएगा? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद मस्ती खान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। माथुर सर से पहला रिएक्शन चाहूंगा। माथुर सर, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इस पर आपकी राय क्या है? माथुर सर, आपका माइक चेक कीजिएगा थोड़ा। जय हिंद विवेक, मेरी आवाज आ रही है? जय हिंद सर, बिल्कुल आ रही है। मैं अपने अपने साथी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, मैं आपके आपके पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से मैंने सुना है और पूरी तरह से मैंने समझा है। मैं आपसे थोड़ा सा भिन्न अपना मत रख रहा हूं। देखिए, हमने अमेरिका का सारा नुकसान जो हुआ वो गिना दिया। मैं सिर्फ मिलिट्री नुकसान की बात कर रहा हूं विवेक, इसको और उद्देश्यों से उससे बाद में हम इसके साथ बातचीत करेंगे। जो मिलिट्री नुकसान ईरान का हुआ है वो भी देखने की आवश्यकता है। एक और चीज इसमें समझने की जरूरत है कि क्या परसेंटेज आपकी फोर्स का नुकसान अमेरिका का हुआ है और क्या परसेंटेज फोर्स का नुकसान ईरान का हुआ है। अमेरिका के जो एसेट्स हैं उसमें से 2% भी खत्म नहीं हुए, जबकि ईरान की एयरफोर्स लगभग समाप्त है, नेवी लगभग समाप्त है, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था इधर उधर फैली हुई है। $1 18 लाख रियाल में आ रहा है। उसके अलावा देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर हम कह रहे हैं कि ईरान सुपर पावर है। सुपर पावर के 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं विवेक। आर्थिक संपन्नता पहला कंपोनेंट, मिलिट्री पावर कन्वेंशनल और दोनों तरफ दूसरी प्रकार की ये दूसरा कंपोनेंट। आप सुपर पावर बनना चाहते हैं, मुझे बताइए क्या मिलिट्री पावर बची हुई है ईरान की अभी? तो मेरा मानना यह है, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं विवेक, ईरान विंस एज लॉन्ग एज इट डज नॉट लूज। तो ईरान जीता है क्योंकि वो हारा नहीं है, और अमेरिका हारा है क्योंकि वो जीता नहीं है। लेकिन जब हम रियल टर्म्स में और डॉलर्स में और 1,350,000 करोड़ रुपए में बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा हजार करोड़ रुपए ईरान के खत्म हो चुके हैं। और वो जितने ज्यादा हजार करोड़ रुपए ईरान के खत्म हुए हैं, वो उसकी वेल्थ का काफी बड़ा परसेंटेज है, जबकि अमेरिका की वेल्थ को इससे डेंट भी लगने वाला नहीं है। ये मेरा मानना है। अब आपकी बात बिल्कुल निश्चित रूप से अमेरिका हारा है, और अमेरिका क्यों हारा है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। कि देखिए, जब आप एक देश के तौर पर एक शब्द जो है अपनी डिक्शनरी में से निकाल देते हैं, उस शब्द को मैंने कल परसों भी कहा था, वो शब्द है इक्वालिटी, इक्वल। अमेरिका किसी को भी इक्वल नहीं समझता। अमेरिका समझता है कि बाकी सारे उसके गुलाम हैं, बाकी सारे उसके नीचे हैं। कनाडा के प्रेसिडेंट को वो गवर्नर ट्रूडो कह देता है, पनामा को कह देता है वो मेरा है, ग्रीनलैंड को कह देता है मैं खा जाऊंगा,
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले आता है, मैक्सिको को कुछ और कह देता है, गाजा को कुछ और कह देता है। ये चीज है जो कि अमेरिका की हार का कारण है। ये चीज अमेरिका की हार का कारण है कि अमेरिका चाहता है कि हर जो उसके साथ जाते हैं उसको दबाया जाए। इसकी हार का कारण है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो पब्लिक में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बेइज्जती करता है। और इसकी हार का कारण है वो अमेरिका का राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को 9.5 घंटे अपने घर के बाहर बैठा के रखता है। ये जेलेंस्की को कुछ कहता है, ये भारत को कुछ कहता है। हाँ। सिर्फ और एक दुनिया का सबसे घटिया देश है पाकिस्तान, वो इसके लिए हीरो बना हुआ है। ये इसके डिबेकल का कारण है और ये बात बिल्कुल साफ और है। ये आपने सर पाकिस्तान का जिक्र किया माथुर सर, पाकिस्तान गारंटर बनने जा रहा है, मैंने ऐसा सुना है। अब किस तरह का गारंटर बनेगा, किस चीज की गारंटी देगा? गधों की गारंटी देगा, कर्ज की गारंटी देगा, लोन की कटोरी की गारंटी देगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ईरान के साथ सीजफायर में गारंटर बनने की चाहत है पाकिस्तान, ये मैंने सुना है। बलूचिस्तान की गारंटी तो ले ले बेबी, बलूचिस्तान की गारंटी ले ले, खैबर पख्तूनख्वा की गारंटी ले ले, अफगानिस्तान की गारंटी ले ले, फिर बाद में किसी और गारंटी की बात करना। पाकिस्तान क्या है ये मैं और आप बेहतर भली बात समझते। बिल्कुल कैप्टन श्याम। विवेक, जय हिंद, शनोवर्ण। जय सर। बिल्कुल मैं आगे बात बढ़ाऊंगा उसी थीम को जो आप डिस्कस कर रहे हैं बड़े विस्तार से। देखिए जो स्थिति है अमेरिका की अभी, मैं मेजर जनरल माथुर ने जो कहा जीतना और हारना, उसमें एक और लाइन बोल देता हूं। देखिए ईरान के लिए कहता हूं कि युद्ध में जीत जाना या बच जाना एक अलग बात है। ईरान के लिए कहता हूं युद्ध में जीत जाना या बच जाना एक अलग बात है। अमेरिका के लिए कहता हूं कि युद्ध में जीतना या घायल होकर जीतना ये दूसरी बात है। तो इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को जो अभी बात हो रही थी उसी को मैंने दूसरे तरह से कहा। ईरान बच गया है, हालांकि उसकी जो एनिलेशन हुई है उसमें हम जानते हैं कि काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन फिलहाल वो बचा हुआ है, एक स्टेटमेंट सिचुएशन पे बचा हुआ है। और मीडिया जानती है कि ईरान को काफी कुछ क्षति हुई है, लेकिन हाँ वो बचा हुआ है। उसको आप ग्लो कर सकते हैं कि मैं ईरान अच्छे से जीत गया है, अब इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और बहुत ज्यादा क्षति के साथ अमेरिका जीत जाए, अमेरिका को यह भी मंजूर नहीं। तो अभी आपने जो 2% डिस्ट्रक्शन सुना अमेरिका का और 80% डिस्ट्रक्शन ईरान का, तो वही बात मैं दूसरे तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं। एनालिसिस किया आपने एयरक्राफ्ट का, 20 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20 जो शिप्स उनके खड़े हैं, उनमें से कुछ इधर उधर हटा दिए गए हैं। यूके एमटीआई की रिपोर्ट कल की बताएं तो ओमान की खाड़ी में जो नेवल थ्रेट है उसको क्रिटिकल से सीवियर कर दिया गया है, लोअर कर दिया गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिलहाल जो नेवल थ्रेट है अभी भी क्रिटिकल है। इसलिए थ्रेट को लोअर किया गया है क्योंकि ओमान के एरिया में जो दूसरे कंट्रीज के शिप्स हैं उनको आगे रखा जा रहा है, उनको एक स्टैंड बाय पोजीशन में लाया जा रहा है। जैसे चार्ल्स डिगॉल, नीदरलैंड और ग्रीस के जो स्कॉट है उनके साथ, उनको वहां पे इकट्ठा किया जा रहा है। और जो इनके वॉरशिप्स है उनको थोड़ा दूर, उनकी रोल अभी जरूरत पड़ती नहीं। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी सब डिस्टेंट होगी और अंडर वाटर से होगी या एआई स्पेस या रोबोटिक्स से होगी। रात को 2 अटैक्स हुए हैं, आप जानते हैं, बंदर अब्बास। मेरा प्रश्न यह भी आता है कि आखिर अमेरिका अभी कर क्या रहा है? जेडी वांस एक तरफ डील की बहुत नजदीकी से पैनी बातें कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी तक अमेरिकन प्रेसिडेंट का उस पर नोट नहीं है। कैबिनेट की मीटिंग में जो कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, 3 बातें। हमें कॉस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंट्री को पता है हम किस लिए लड़ रहे हैं। तीसरी बात, कोई सैंक्शन हम नहीं हटाएंगे, कोई फ्रीजिंग एसेट को हम रिलीज नहीं करेंगे जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ऑपरेशन हमें नॉर्मल ना दिखे। ये 60 डेज के अंदर वो तय करेंगे, तब सैंक्शंस की बात करेंगे। यूरेनियम तो हमें लेना ही है किसी भी कीमत पे। ये सारी बातें ट्रंप की बहरहाल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हो क्या रहा है फिर? एक तरह से एनिमी के आप बंदरगाहों पे अटैक करके, 3 चीजें, बुशहर पर अटैक हुआ कल, उसके पहले बंदर अब्बास पे हुआ और उसके बाद कुवैत पे एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। याद होना चाहिए आपको, कुवैत पे अटैक इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे करीबी है उनके जो आइलैंड है, जो आप जिस आइलैंड की बात करते रहते हो बार बार, वो आइलैंड जो फ्यूल वाला है वो वहां से सबसे नजदीक 200 किलोमीटर पर है। और वो आप डिप्टी पॉलिटिकल लीडर
जो आईआरजीसी के नेवी के हैं, उनका बयान जो परसों नहीं, आपसे जिस मैंने तरह कहा का था, मैं उन्होंने आपकी कहा बात कि से तवार जी सर, मैं आपकी बात से पार्शली सहमत हूं, लेकिन जिस तरह की मिलिट्री माइट का जिक्र आप करते हैं अमेरिका के लिए या माथुर सर करते हैं, उसमें तो ईरान को बात करना चाहिए कि हुजूर माई बाप रहम सरेंडर में है, बताइए क्या करना है, क्या आदेश है, वही कर देंगे हम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो एक अटैक होता नहीं कि उधर कुवैत और बहरीन और कहाँ कहाँ पर मिसाइल गिरने लगते हैं। और जहाँ तक आपने जेडी वांस की बात की, जेडी वांस डील क्या कराएंगे, खुद ही अपनी डील कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनकी कुर्सी खुद ही खतरे में है, वो खुद ही अपनी डील में चक्कर, वो आप बिल्कुल भी अभी तो लाइमलाइट में ही नहीं। आप पिछले मैंने एक हफ्ते से उनके नाम पे कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं सुनी या उनका कोई बयान ही नहीं सुना। अभी रिसेंटली शायद मैंने आज कोई उनका बयान देखा है। तो वो तो अपनी कुर्सी की डील करने में लगे हैं कि मैं तो बच जाऊं कम से कम। वहां पर रेस चल रहा है मार्को रूबियो वर्सेस जेडी वांस, कौन आगे है, कौन इस मामले में ज्यादा बेहतर है। और सिग्नल भी जेडी वांस को मिल चुका है तुलसी कबाड़ के बाद, तो वो भी एक मामला फंसा हुआ है। आशीष सर, आप इसको कैसे देखते हैं? तो एक तो जनरल आपकी एनालिसिस बिल्कुल आपके दर्शकों के लिए कि वी आर वेरी क्लोज टू अ एमओयू, डील नहीं एमओयू, स्टेज 1 पे ही हैं हम अभी। ये एकदम डिफरेंट फ्रॉम द डील है। ये है कि डील की टेबल पे आने से पहले हमें क्या क्या कर लेना है, और हॉर्मुज मेरे ख्याल खुल जाना चाहिए आज जब ट्रम्प साइन कर दें या कल साइन कर दें। और दूसरा कि वॉर रुक जानी चाहिए। इस पे कल शायद आपको पता होगा विवेक, मीटिंग है लेबनान एंड इजराइल की अमेरिका में। कितना अच्छा लग रहा है सर एक्सटेंशन के बाद। आशीष सर, कितना अच्छा लग रहा है सुन के, तो कानों का सुकून सा मिल रहा है, जेब भी थोड़ी हल्की लग रही है। जी जी अब पैसा बच जाएगा, 4 रुपया रहेंगे जेब में, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बोलते रहिए, क्रूड हॉर्मुज खुल जाएगा, ट्रम्प शाम तक साइन कर देंगे, ईरान भी मान जाएगा। आहा, मजा आ रहा है सर, क्रूड बहुत मजा आ रहा है सर। क्रूड इज एट $87। अगर वो आप भूल गए हो तो क्रूड का आज $87 पे है। वाह सर, वाह जो कि असेसमेंट करते हैं। जी, मैं मुद्दा विवेक, मुद्दा। हाँ सॉरी, मैं भूल गया, मैं भूल गया था, थोड़ा सा डिविएट हो गया था मैं। आपने ऐसी बात कही ना कि मैं एकदम ऐसे सेंस ऑफ रिलीफ मिला मुझे मेरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से। मैं उनका एक, मान लीजिए मैं प्रतिनिधि बैठकर बात कर रहा हूँ कि हाँ, आपने ऐसी बात सुनाई है, मैं आपके मुंह में घी शक्कर ये शाम तक, ये कल सुबह तक ये जो है वो हो जाए, बस यही चाहते हैं, पूरी दुनिया यही चाहती है। करेक्ट। और इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक स्विच की तरह नहीं होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो हॉर्मुज खुलने में अगर 20 से 25 दिन, उसके बाद प्रो राटा अमेरिकन नाकेबंदी को हटाए जाने में ईरानियन वेसल्स के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन अभी ये जो स्कर्मिशेस हुए हैं पिछले 4 दिन में विवेक, एक बहुत मेच्योर्ड बात दोनों वॉरिंग पार्टीज की तरफ से ये हुई है कि इन स्कर्मिशेस को, जो बंदर अब्बास या बुशैर पे हिट हुआ है या उसका रिटेलिएशन, इससे वो जो एमओयू वाली चर्चाएं चल रही हैं, फाइनल ड्राफ्ट जो ट्रम्प साहब के टेबल पे रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। और ना ही आईआरजीसी की तरफ से कोई वेरी मेजर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द हिट। ये जो इनका हिट हुआ है उसके जवाब में ईरान ने शायद अभी भी उनको कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनके लिए बहुत सीवियर है, इसलिए अभी रिटेलिएट करना ठीक नहीं है। आपकी एनालिसिस का ये पोर्शन सही है कि अभी उनके पास फायर पावर ठीक ठाक बची हुई है, और पीछे तो उन्होंने रीग्रुप भी काफी किया है। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास, एक्सेस के पास थी, आपके पास भी होगी, कि बहुत कोशिश की इजराइल ने अमेरिका को ये इन्फ्लुएंस करने की कि जितने भी एम्बुलेंस मूवमेंट्स हो रहे हैं ईरान में, उसमें ये रीग्रुप कर रहे हैं आईआरजीसी एंड लेट अस हिट द एम्बुलेंसेस। वो अमेरिका ने शायद परमिट नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन एक बार आई 1 महीना पहले और खत्म हो गई। हम अभी जिस चौराहे पे खड़े हैं ये एक डिफाइनिंग मोड है, और मैं हर बार की तरह आज भी विवेक ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अमेरिका से हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारे बहुत सीवियर इश्यूज, ट्रम्प के कंडक्ट से हमें बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस, टू दी लेवल की H1B वीजा से लेके नेम कॉलिंग टू माय प्राइम मिनिस्टर, वी कुड नॉट हेट हिम मोर, बट Iranian proxies and Iranian ideology, regime change से आइडियोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, आइडियोलॉजी बरकरार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक लाइन ऑफ लीडरशिप, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, नाउ वी आर डीलिंग विद द थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप। और हमने ये पाया कि सर उन्होंने 80 साल के खामेनेई को हटाया, सारे सेम हो गई 55-60 साल के खामेनेई आकर बैठ गए, और ज्यादा फ्रेश। 55 साल के खामेनेई नहीं है विवेक, नहीं है। लेट अस बी नॉट बी दैट होपफुल।
खामेनी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। खामेनी साहब शायद मेरे ख्याल से सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं नाम के लिए, उनको साथ रखने के लिए। आईआरजीसी एक रेडिकल संस्था है, उनकी मिलिट्री विंग एक एक्सट्रीमिस्ट संस्था है, टेरर संस्था है, और वो खामेनी साहब का नाम यूज कर रहे हैं। गलत किया अमेरिका ने ओल्ड खामेनी को मार के, साथ में शायद उनके सन को भी एलिमिनेट वो कर पूरी दिया फैमिली को टर्मिनेट तो कर दिया ये ना? सिर्फ खामेनी साहब का ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को टर्मिनेट किया हुआ। तो इसमें ये कहना कि अमेरिका हार गया या ईरान जीत गया, नहीं। इंडिया पर्सपेक्टिव से विवेक, ये युद्ध एक विन विन युद्ध था इंडिया के लिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट को अपनी औकात पता चली और उन्होंने करेक्शंस करने शुरू किए, और ईरान का जो एक ग्लोबल एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म को फैलाने का जो सिस्टम था वो बहुत डिग्रेड हुआ है, बहुत डिग्रेड हुआ है, और अगले 10 से 15 साल वो इसको रीबिल्ड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से जिस कंफर्ट और ईज के साथ आईडीएफ बेरूत तक पहुंच गया है, सेंट्रल बेरूत आज पहुंच गया, पहले वो सदर्न बेरूत तक ही थे, जिस तरह से गाजा में वो एक्सट्रीम 70% जा रहे हैं, और सारा हमास, सारा हिजबुल्ला फ्रैक्शंस में चला गया है, क्योंकि ईरान से हार्डवेयर का सपोर्ट नहीं आ रहा है, पैसे का सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव है इसका, कोलैटरल गेन्स फॉर द इसमें ग्लोबल सर पीस, अगर जिसको ठीक है, हमको समझना आपने पड़ेगा। जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझाया। अहमद साहब के पास जा रहा हूँ। आप जब इस पॉइंट पर आते हैं कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ईरान का जो है वो 10-15 साल पीछे चला गया, और वो जो प्रॉक्सी वाला काम करता था उसको बहुत बड़ा डेंट लगा है, लेकिन फिर मैं सवाल पूछता हूँ, हाउ डू वी डिफाइन टेररिज्म? जो इजराइल लेबनान में कर रहा है या फिर गाजा में कर रहा है, अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया 70% गाजा कब्जा लो, हमारा मकसद 100% कब्जा का है, लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे। तो फिर वही बहस शुरू हो जाएगी, कौन सही कौन गलत। अहमद साहब जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार जी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का वाटरलू साबित हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप, देखें, दुनिया में ये तारीख है कि बेहतरीन फौज भी घटिया कमांडर के वजह से पीछे धकेला दिया जाता है। ये दुनिया की हिस्ट्री है। गुड पॉइंट सर, यस। ये बिल्कुल, बहुत अच्छे फौज इससे पहले भी दुनिया में रहे। ये अमेरिका पहला फौज नहीं है, इससे पहले तारीख में कई बड़े बड़े फौज रहे, लेकिन जहां पर घटिया कमांडर हुआ है वो फौज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी है। तो ये रेकलेस, माइंडलेस, सेंसलेस किस्म का सदर है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले बात हो रही थी, ओमान के पीछे लग गए। भैया, ओमान के साथ अमेरिका के कदीमी अच्छे ताल्लुकात, ओमान हमेशा ही अमेरिका के हर बात को माना है, और वो जाके धमकी दे रहे हैं कि भाई हम ओमान को बम कर देंगे। ओमान ने दूसरे दिन जाके ईरान के साथ बहुत सारे जो है मुआहदे कर दिए। ने कहा ठीक है, आप हमें धमकी दें, हम ईरान के साथ मुआहदा करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, ईरान के मुल्ला कोई एंजल नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं है। हमारे बलोच लोग जो ईरान में हैं उनके खिलाफ नबर आजमा हैं, लेकिन बात देखें, कुछ हकीकत होता है। ईरान के आईआरजीसी ने मेरे ख्याल में तो आज तक कोई एक भारतीय बाशिंदे को तो नुकसान नहीं दिया, तो भारत के लोग कैसे कहेंगे कि आईआरजीसी टेररिस्ट है? देखें, वो गलत होंगे बेशक, हम नहीं कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अच्छे हैं, लेकिन जब वो आपको नुकसान नहीं देता है तो आप तो उसके खामखा में अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे ना जी। मेरा ख्याल ये है, मुमकिन है मैं गलत हूँ। दूसरी बात देखें, अमेरिका में जितने भी ज़्यादा बड़े बड़े सोचने वाले हैं, रॉबर्ट कागन जो सीनियर फेलो हैं ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ कि ईरान की कंप्लीट टोटल फतह हुई है ईरान को, बल्कि अमेरिका को टोटल डिफीट हुई है। ये मेरा कहना नहीं है, रॉबर्ट कागन हैं, सीनियर फेलो ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन के, ये बहुत माहिर समझे जाते हैं इन मामलात के ऊपर, ईरान और मिडल ईस्ट के ऊपर, उनका ये कहना है। दूसरी तरफ जॉन मर्सहाइमर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, उन्होंने भी ये कहा कि भाई अमेरिका ने शुरू में ही अपनी ताकत जो है उसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, और कोई ऐसी रास्ता सियासी हल के लिए नहीं छोड़ा कि हम सियासी तौर पे आराम से निकल आए।
यानी रेकलेस तौर पे हमले किए। देखिए, बमबारी पे बमबारी अमेरिका का बेशक बहुत कामयाब रहा, और शायद ही तारीख में जंग दोम के बाद ऐसा कोई मुल्क हो जिसको कि इस तरीके से बेदर्दी से बमबारी की गई हो, वो अपनी जगह पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को वहां पर किसी किस्म की भी फतह हुई, वो कोई अपना गोल अचीव नहीं कर पाया, पूरे दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। आप देख लें, आपके भारत के तकरीबन मेरे ख्याल में 9 मिलियन से ज्यादा लोग गल्फ में अपने रोजगार करते हैं, पैसे भारत बेचते हैं, तकरीबन $52 बिलियन सालाना का, उसके ऊपर असर आया। पाकिस्तान में तकरीबन उससे आधा लोग पैसा बेचते हैं वहां पे काम करके, उन सब के ऊपर असर आया। किस वजह से? ईरान ने पहल नहीं की, ईरान ने इस जंग में पहल नहीं की, पहल इजराइल के तरफ से हुआ। तो इस वजह से जहां पे जिसकी गलती है, हमें चाहिए कि उसकी गलती को पॉइंट आउट कर। मेरा तो ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया जी। ये आपने कहा कि भाई ठीक है, कौन किसके लिहाज से सही है, कौन किसके लिहाज से गलत है, इसको एक डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर हम डिबेट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक्सट्रीमिज्म या फिर टेररिज्म किसी भी रीजन में हो, किसी भी व्यू के साथ हो, किसी भी मुद्दे पर हो, उसको टेररिज्म ही देखा जाएगा, क्योंकि भारत हमेशा से इस पक्षधर में रहा है कि हम गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं देखते। हम टेररिज्म को टेररिज्म के नाम से ही डिफाइन करेंगे, उसी नाम से उसको देखा जाएगा। और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, जो हमारे देश की पॉलिसी होगी, हम उसके हिसाब से आगे फैसला लेंगे, आगे उस हिसाब से चलेंगे और उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। अब सवाल यह है, जो आशीष जी कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं अमर साहब आप? हाँ जी। भारत ने वहां पर ऑफिशियली टेररिस्ट आईआरजीसी को डिक्लेयर नहीं किया मेरे ख्याल में। नहीं किया है, नहीं किया है, मैं कह रहा हूं। लेकिन दुनिया में ऐसी कई तंजीमें हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में है और भारत ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। वैसे तो भारत ने हमास को भी घोषित नहीं किया है। भारत ने, हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया, दुनिया जानती है इस बात को, और वो हमला बहुत नृशंस था। देखें जी, मैं एक अर्ज करूं, देखिए सब में बड़ा हमारे लिए टेररिस्ट कौन है? आपके हजारों लोग किसने मारे हैं? हजारों बेगुनाह भारतीय। तो वही पाकिस्तान अमेरिका के लिए हीरो है। यही है ना जी, यही मसला। मैं वही कह रहा हूं ना सर, वही पाकिस्तान अमेरिका के लिए हीरो है। हम इसी चीज का खंडन करते हैं। हम कहते हैं गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के चश्मे से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपने अपने प्रॉक्सी चलाते रहेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा। माथुर जी के पास जा रहे हैं। माथुर जी, आशीष सर जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि विद इन 24 आवर कोई बहुत अच्छी खबर, एमओयू पर साइन की खबर आ जाए। विवेक, देखिए, विशफुल थिंकिंग है, अच्छी बात है, आ जाए तो हम सब प्रसन्न होंगे। और जैसा आप कह रहे हैं, 140-150 करोड़ भारतीयों की तरफ से हम धन्यवाद बोलेंगे जिसको भी। लेकिन मुझे अभी भी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इशूज की। मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर मैं बता रहा हूं, ओमान के बारे में बात हुई। ओमान को अमेरिका ने धमकी क्यों दी? ओमान को अमेरिका ने धमकी इसलिए दी कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि ओमान ईरान के साथ मिलकर के और एक कोई सिस्टम शुरू करने वाला है टॉल कलेक्शन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। किसी भी अंतरराष्ट्रीय, स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को बाधित करने का अधिकार किसी भी देश को नहीं है। और ये जो भ्रांति है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में से निकलती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के टेरिटोरियल वाटर में से निकलती है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। किसी के टेरिटोरियल वाटर में से कुछ नहीं निकलता। बैठे हैं हमारे कैप्टन श्याम कुमार साहब, 12 नॉटिकल माइल्स आपके शोर से टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, और अगर टोटल डिस्टेंस दो शोर्स में 24 नॉटिकल माइल्स से कम होता है तो आधे आधे होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई इसमें से कितना भी कम क्यों ना हो, कोई अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्र जलमार्ग निकल रहा है, वो किसी का नहीं होता है। कोई इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। और ईरान ने अगर इसको वेपनाइज करा है और इसको बाधित करने का प्रयास किया है, ये सरासर गलत है। और इसको आप आतंकवाद की बात कर रहे थे, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, उसमें आप इसको किसी भी टेररिज्म में आप इसको डाल सकते हैं। यह है वाटर टेररिज्म, यह है ट्रेड टेररिज्म।
तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को हमें अलग प्रकार से सोचना पड़ेगा। अब दोनों की नाक वहां पर रुकी हुई है। अगर नहीं सर, अमेरिका वाटर टेररिज्म, एक मिनट वाटर टेररिज्म, कल को चाइना हमारे साथ बदमाशी करेगा, हम मलाक्का स्ट्रेट बंद कर देंगे, तो फिर उसको वाटर टेररिज्म थोड़ी बोला जाएगा। आप बंद नहीं कर सकते। आप करेंगे तो ये भी गलत बात होगी। आप हम क्यों करेंगे? आप वहां सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया बैठे हैं, वो तो बिल्कुल मुंह पे बैठे हैं, वो बंद कर देंगे। कल को वो कहेंगे हम यहाँ से टैक्स लेंगे। आप स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बंद कर दो, वहां से बाबल मंडेब बंद कर दो। ये कोई भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग किसी को भी बंद तो करने की हमला भी तो अमेरिका ने किया सर, पहले तो बंद नहीं था, आप कह रहे हैं नहीं, खोल दो, हमला- उसको डील में देखिए, डाल रहे हैं, जबकि वो डील का पार्ट कभी था ही नहीं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसको वेपनाइज किया गया इसलिए उसको डील में डालने की जरूरत है, वरना वो खुलेगा कैसे? तो वेपनाइज किया क्यों गया? क्योंकि ईरान की मजबूरी थी। विवेक, मेरे को आपके क्वेश्चन सर, का जवाब देने दो। जी, मुझे एक बात बताइए सर, क्या अमेरिका को नहीं पता था कि हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा ईरान? क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, कई बार हुआ है। अमेरिका को बिल्कुल पता था, तो आपको प्लान बी रेडी रखना चाहिए था कि जैसे ही हॉर्मुज ब्लॉक होगा हम अपना प्लान बी रेडी कर देंगे, अप्लाई कर देंगे उसको। ये बात मैं कल कह चुका हूं, मैं रिपीट करता हूं, आधे मिनट के अंदर रिपीट कर देता हूं। अमेरिका इस युद्ध में एक चीज सोच के, अपने युद्ध की जो मिलिट्री प्लानिंग है, अमेरिका ने उसको होप पे बेस किया था, उम्मीद पर आपने अपना पूरा मिलिट्री प्लान बेस किया था। और उम्मीद ये थी कि आप आयतुल्ला अली खामनेई को और उसके मिलिट्री लीडर्स को, साइंटिस्ट को खत्म कर देंगे। ठीक है आशीष जी, गए तो वो इसलिए अमेरिका को लग रहा है वहां पर इशू है। जी ठीक है आशीष सर। विवेक, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल माथुर, देखिए आपके दर्शक एग्जाम्स भी देते होंगे, यूपीएससी भी देते होंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते होंगे। इंटरनेशनल वाटर्स एंड टेरिटोरियल वाटर्स, ओपिनियंस एंड नोशंस को हटा दीजिए। ओमान और ईरान के बीच में जो नैरोएस्ट पोजीशन है हॉर्मुज का, वो ओमान और ईरान का टेरिटोरियल वाटर है, 12 माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। लेकिन ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि टेरिटोरियल वाटर्स के बीच से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फ्रॉम वन पोर्ट टू आउटसाइड नहीं रोका जा सकता। ईरान का ये स्टेप गलत है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने परसों जो कैबिनेट में बोला कि इंटरनेशनल वाटर नहीं, वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज अ टेरिटोरियल वाटर बिटवीन ओमान एंड ईरान, लेट अस बी वेरी क्लियर। और वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एज पर यूएन क्लॉज, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, कोई भी शिप, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कार्गो जा सकता है विदाउट एनी चेक और बैलेंस फ्रॉम ओमान एंड ईरान। ये अंतरराष्ट्रीय स्थिति है जहां तक हॉर्मुज का सवाल है। ये एक हो गया। दूसरा, जो मुद्दा हम भूल जा रहे हैं, जिसपे हम ट्रंप के साथ खड़े हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध है। ईरान को बाकी दुनिया के शिप रोकने की इजाजत किसने दी और इसके लिए अमेरिका क्यों दोषी है? अमेरिका क्यों रिस्पॉन्सिबल है कि फ्रांस का जहाज, इंडिया का जहाज, उस पर ईरान गोली चलाए? आपका युद्ध अमेरिका से है, आप अमेरिका को रोके। अमेरिका ने आपके जहाज रोके, आपके पोर्ट्स रोके। आप ये दुनिया का आतंकवाद क्यों फैला रखा है, एनर्जी क्राइसिस? ये उनका रक्त चरित्र दिखाता है आईआरजीसी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। यू फाइट योर वॉर, हम देखेंगे कि उसमें ईरान सही है कि अमेरिका सही है। एज अ थर्ड पार्टी हम उस पर अपनी एनालिसिस करते रहेंगे। दुनिया के जहाज क्यों रोकने? क्या करना चाह रहे हैं आप? व्हाट इज द मैंडेट, व्हाट इज द हिडन एजेंडा? क्या करवाना, मतलब ये तो मेरे समझ से बाहर है। और उसके बाद पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही कि आप खुलवाओ हॉर्मुज। वो क्यों खुलवाएंगे? फ्रांस के जहाज को अगर रोका है या इंग्लैंड के जहाज को रोका है। ईरान ने थर्ड कंट्री के जहाजों को किस हैसियत से, किस मतलब गुस्से से रोक रखा है? तो ये एक बात जिसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ये इन एनी केस मेरा विशफुल थिंकिंग है कि 24 घंटे में ये एड्रेस हो जाएगा, ग्रेजुअली खुलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आतंकवाद किसको कहते हैं? इजराइल एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रहा है। एक पोर्शन तक पैलेस्टीनियंस के लिए भी अब एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से इजराइल काम कर रहा है गाजा में या वेस्ट बैंक में। अब तो खैर लेबनान में भी काफी, मतलब 20 किलोमीटर से बाहर तो वो नहीं आने वाले आईडीएफ, चाहे कुछ भी कर ले ईरान, कितनी भी हिजबुल्लाह लेबनान की गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाए। पिछले एक हफ्ते से वो चल रहा है, पता नहीं क्यों मीडिया उसको कैप्चर नहीं कर रही, कि अब खुलेआम हिजबुल्लाह कह रहा है कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि वो डिजार्म करने की बात हो रही है। इनकी जो ट्रीटी हो रही है वॉशिंगटन में, लेबनान वर्सेस इजराइल, तो उसमें हिजबुल्लाह को डिजार्म करने का एक क्लॉज है 7 या 8 नंबर पे। तो इन जी आप कुछ कहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं सर कि आपने कहा एग्जिस्टेंस थ्रेट है इजराइल को। इजराइल लड़े तो वजूद की लड़ाई, और अगर फिलिस्तीन लड़े तो टेररिज्म।
ईरान नहीं, ईरान की बात हो रही है। ईरान अगर अपने प्रॉक्सीज को जिस तरह का सपोर्ट दे रहा है, ईरान खुद लड़ ले ना इजराइल से, ईरान इजराइल से लड़ दे, पाकिस्तान इंडिया से लड़ दे, ये एलईटी कहां से आ जाता है? तो हम उसको आतंकवाद बोलते हैं। स्टेट वर्सेस स्टेट लड़ो, हम तैयार हैं। तुम ये प्रॉक्सीज, इनका जो ये छिप के तो सर, बच्चों के अमेरिका पीछे, स्त्रियों के ने पीछे यूएसएसआर से लड़ने के लिए तालिबान बनाया, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? नहीं, वो एकदम नहीं, एकदम गलत। और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। अब तालिबान पाकिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान, इनकी पूरी दुनिया में ये फितरत है कि ये डायरेक्ट नहीं लड़ते, पीठ में चाकू मारते हैं अपने भाइयों के, अपने घर वालों के, अपने जो भी चैलेंजेस होते हैं। ये मुद्दा है ट्रंप का, ये मुद्दा, ये आइडियोलॉजी गलत है दुनिया के लिए। फेस टू फेस लड़ो, बहुत सी लड़ाइयां हुई हैं, अच्छी ठीक है हुई हैं। कैप्टन श्याम। मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को। सबसे पहले जल्दी से क्लेरिफाई कर दूं कि वो इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर सब छोड़ दीजिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है फिलहाल यूनाइटेड अनक्लॉज का जो क्लॉज है 1298(1) ब्रावो, उसके हिसाब से ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए खुला रहना चाहिए। लेकिन ईरान का कहना यहाँ पर ये है कि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर में मिलिट्री थ्रेट्स उत्पन्न हो गई है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मेरे टेरिटोरियल वाटर में तो ये है, लेकिन मिलिट्री थ्रेट जो डेटरेंस यहाँ पे आ गया, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। इसलिए लद्दाख और कोसाम के बीच का जो जगह है, वहां से एक उसने नेविगेशन का चैनल खोल दिया है, बीच वाले रास्ते में माइनिंग कर दी है, जो ओमान के करीब करीब बीच में पड़ता है, और उसके साउथ से अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स मूव कर रहे हैं, और अभी भी अमेरिका 3-4 शिप्स को एस्कॉर्ट कर रहा है इनविजिबली, कह सकते हो आप, या आईएस ऑफ करके, जो ओमान के कोस्ट को हक करते हुए निकल रहे हैं। तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कुछ दिनों में कि आपको ये सब लगेगा कि कुछ बोला जा रहा है, लेकिन स्थिति ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कि धीरे धीरे वो अमेरिकन कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, ये पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, अमेरिका जो है आया था जब यहाँ, जब उसने कतार के युद्ध के बाद युद्ध बंद किया था, तो वहां पे सेंट्रल कमांड में चेंजेस लाए गए और एक नेवल ऑफिसर को बिठाया गया, और पूरी लड़ाई एक नेवल सिनेरियो की तरह सोची गई। आपका जो कहना है कि क्या अमेरिका सोचे बिना आ गया, क्या उसे पता नहीं था कि हॉर्मुज बंद होगा? बिल्कुल पता था, पहले ही दिन बंद कर दिया गया, पहले ही दिन 6 कंट्री पे अटैक किया ईरान ने, और पहले ही दिन युद्ध को विस्तारित कर दिया गया। ये पता था अमेरिका को। लेकिन यही तरीका होता है किसी भी बड़े नेवल वॉरफेयर का, पहले एनिहिलेशन की जाती है एयर पावर और डिस्टेंट नेवल पावर के साथ, उसके बाद ब्लॉकेट किया जाता है, और उसके बाद ब्लीडिंग की जाती है, अगर आप डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ले जाना चाहते। इस बात को मैंने कई तरीके से कई बार बोला, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए ये स्लो वॉर है, डिसेप्शन, डाइवर्जन, सरप्राइजेस के साथ नेवल वॉरफेयर की जाती है। और जनरल माथुर बैठे हैं, जब ऐसी बात होती है तो नेवल फोर्स कमांडर इसमें नेवी का होता है, एयर और आर्मी को साथ लड़ना होता है, इसीलिए ये डॉक्ट्रिन बनाई गई है। इसको आप समझिएगा नहीं तो हम कई बातें करते रहेंगे। नेवल लड़ाई का हिस्सा है। नंबर 2, नंबर 3 जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सारी की सारी बातें एक तरफ, और अगर हॉर्मुज खुलता भी है, ये माइन अभी और लगा रहे हैं, ये रोक नहीं रहे, माइन लगा रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं कि अगर खोलना पड़ा विजिबली दिखाने के लिए भी, फिर भी ईरान कंट्रोल में रहेगा। एक और बात, वो कह रहे हैं सेलेक्टिव होगा, मिलिट्री शिप्स नहीं जा पाएंगे गल्फ में। अब आप बताइए, कुवैत और ये 5 कंट्री के जो मिलिट्री शिप्स हैं, वो नहीं जा पाएंगे अंदर। कहने का मतलब खोलेगा भी अगर 30 दिन में ईरान नहीं, तो सिर्फ इससे अगर आप जो सिचुएशन बता रहे हैं सर, अहमद साहब से जल्दी से सवाल ले लेता हूं, जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इससे नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं है, नुकसान तो पूरे गल्फ कंट्री का, जीसीसी का है। जीसीसी में ईरान सिर्फ अमेरिका का दुश्मन है, बाकी तो अमेरिका के वो हैं, अलायंस वाले हैं, उनका क्या? अहमद साहब ये देखें, मैं एक चीज कहूँ, यहाँ पर अमेरिका अपने आप को दुनिया का हुक्मरान कहता है ना जी, कि मैं दुनिया का हुक्मरान हूँ, मैं लीडर हूँ। भाई देखें, हुक्मरानी के कुछ आदाब होते हैं। हुक्मरान का मतलब ये नहीं कि आप हर एक आदाब से अस्तशना हैं, ये नहीं होता है। हुक्मरानी के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपने, ट्रंप साहब ने इररिस्पॉन्सिबल होने के वजह से आज गल्फ के स्टेट्स अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे हैं। देखें, अमेरिका की एक तरह से इक्लिप्स हो गई है। आज गल्फ स्टेट्स जो है, हर कोई
डायरेक्ट ईरान से बात करना चाह रहा है, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका जो है हमारी दिफा नहीं कर सकता है। एक तरफ उनको युद्ध में डाल दिया, दूसरे तरफ ट्रंप के बेटे जो है ड्रोन का कारोबार कर रहे हैं। वो तो अंधे बहरे। जी अहमद साहब, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। बहरहाल समय बहुत सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन हालांकि जो बात सामने आया उसके हिसाब से बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज मिल सकती है। सारे विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं, हम भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छी खबर होर्मुज से आनी चाहिए। वक्त ब्रेक का फॉलो लौटा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।